आई मैक्सिमल है तो बीच में कोई होना ही नहीं चाहिए, ये सीधा इसमें ही होना चाहिए, तो फिर इसको इसके इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसको इसके इक्वल कर दिया, मैक्सिमल दिया हुआ है ना, मैक्सिमल देने का मतलब प्रूव नहीं करना ये इसके बराबर होगा, मैक्सिमल है तो फिर इसको या तो इसके इक्वल होना पड़ेगा या इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। ये कहता है इसके इक्वल तो होता नहीं, तो फिर इसको इसके इक्वल ही होना पड़ेगा, तो इसके इक्वल रख दिया, फिर इन सब के एलिमेंट्स को लगा दिया। बोलो बच्चे हो जाएगा, हेडिंग लगाएं कन्वर्स। बच्चे ना शोर बंद कर दो, शोर हम बहुत बड़ी पड़ी है अभी, आधा घंटा कम से कम लिखेगा, लिखूंगा मैं आधे घंटे तो, और उसके बाद तुम्हें समझाऊंगा बच्चे। तो अच्छा आधा घंटा लिखोगे ये वर्ड्स? नहीं ये कन्वर्स लिखें, ये वन इस बार बच्चे गिवन है r upon i इज अ फील्ड, ये हमें गिवन है। अगर r upon i फील्ड है तो उसमें कितनी बातें हैं बच्चे? तीन। फर्स्ट गिवन है r upon i इज अ कम्यूटेटिव रिंग, ये बंदा कम्यूटेटिव रिंग गिवन है, प्लस r upon i रिंग विद यूनिटी भी है, इज रिंग विद यूनिटी। और थर्ड बच्चे गिवन है अगर कोई i प्लस a जो नॉट इक्वल टू i है, जहां पर i प्लस a r अपॉन i का एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स भी r अपॉन i में प्रेजेंट है। ये तीनों बातें इस बार गिवन है, प्रूव करना है i बी अ मैक्सिमल आइडियल, i बी अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ r। अब अगर हमें कंसेप्ट याद है तो थ्योरम अपने आप चलेगी। अगर i को प्रूव करना है कि वो मैक्सिमल आइडियल बन जाए तो मैं बीच में एक आइडियल बिठाकर चलूंगा। लेट i dash be an another ideal of r, another ideal of r such that, अपनी मर्जी से एक आइडियल ले लिया बच्चे और जिसे हमने i और r के बीच में बिठा दिया। अब बच्चे अगर इस i को मैक्सिमल प्रूव करना है r का, तो जरूरी है इस बीच वाली चीज को क्या करना है? खत्म करना है। और बीच वाली चीज को खत्म करने का मतलब या तो इसको इसके इक्वल या फिर इसको इसके इक्वल। अब देखो आइदर और की कंडीशन है तो मैं मानकर चल लेता हूं कि i डैश नाम का बंदा इसके इक्वल तो नहीं है, तो फिर कंपल्शन हो जाएगा कि i डैश को किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा? r के। तो वेयर मान लिया i डैश के इक्वल नहीं है, पहले बीच में एक आइडियल लेकर चले, बिठा दिया। अब क्योंकि i को मैक्सिमल प्रूव करना है तो उसको सीधा किस पे बिठाना है? r में। उसके लिए इस बीच वाले को या तो इसके इक्वल या इसके इक्वल, इसके इक्वल कह दिया कि नहीं है, तो फिर अब थ्योरम में प्रूव क्या करना है? ये बीच वाला चीज किसके इक्वल हो जाए? r के। अगर इसके इक्वल हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखने की जरूरत, तो i सीधा किसमें चला गया? r में। और अगर i सीधा r में चला गया तो i क्या कहलाएगा? मैक्सिमल आइडियल। तो लिखें टू प्रूव। बच्चे किसी एक के तो मानकर चलेंगे क्योंकि i डैश सबसेट तो लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ ये लाइन लिखनी तो फिर भी सही है, पर इसके अंदर बिठाने वाली लाइन सही नहीं है। सोचो i डैश को किसका आइडियल लेकर चले हो? r का। अगर आइडियल है तो उसका क्या है बच्चे? सबसेट। तो इधर तो निशान लेकर चलना ही पड़ेगा, पर इसके इधर इक्वल का निशान नहीं लगा सकता, इसलिए बोल दिया कि ये बंदा फिर इसके इक्वल तो नहीं होगा। तुमने पढ़ा होगा कि कोई चीज खुद का क्या होती है? सबसेट। तो बस अब वही चीज प्रूव करने वाले हैं कि ये चीज और ये चीज क्या हो जाए? इक्वल। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या वो। अगर एक को खत्म कर दिया तो कंपल्शन हो गया कि दूसरे को तो इसके इक्वल प्रूव करना ही पड़ेगा, इसको इसके बराबर नहीं मान सकता, क्योंकि जब बीच में बिठा के चले हैं फिर इसको तो इससे क्या ही मान कर चले हैं? बड़ा। अब इसको इसके इक्वल ही प्रूव कर सकता हूं, इसको इसके इक्वल शो नहीं कर सकता। तो लिखें टू प्रूव i डैश को हम इक्वल प्रूव करना चाहते हैं किसके? r के। और अलजेब्रा में किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल करने का कांसेप्ट, इसको इसमें बिठा दो और इसको इसके। तो लिखें फॉर दिस वी विल प्रूव, फॉर दिस वी विल प्रूव। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे, पहले रिजल्ट में i डैश को सबसेट प्रूव करेंगे r का, और सेकंड रिजल्ट में r को बिठाएंगे किसमें? i डैश में। अगर ये दोनों प्रूव हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे? इक्वल। पहले पहला केस प्रूव कर रहे हैं i डैश इज द सबसेट ऑफ r, इसके लिए तो लाइनिंग लिखनी है। टू प्रूव i डैश को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं किसमें? r में। अरे i डैश को लेकर ही क्या चले हो? आइडियल किसका? r का। बच्चे पानी पियो, हाँ चले जाओ। i डैश को क्या लेकर चले हो बच्चे? आइडियल।
अगर कोई चीज आइडियल है R का तो वो उसका क्या है बच्चे, सबसेट। तो रीजन में लिखें क्योंकि I डैश इज एन आइडियल ऑफ R, अगर ये आइडियल है बच्चे, सो I डैश इज नॉन वॉइड सबसेट ऑफ R। तो ये ऑब्वियस बात है, नॉन वॉइड सबसेट है ही, और अगर नॉन वॉइड सबसेट है ही तो I डैश तो चला गया R में। तो पहला केस तो सिर्फ लाइनों में लिखना था बच्चे, अगर वो चीज आइडियली लेकर चले हैं तो वो उसका सबसेट है ही, और अगर सबसेट है तो वो उसमें बैठेगा ही। दूसरा केस इंटरेस्टिंग है, हमें R को किस में बिठाना है, बस अगर बैठ गया थ्योरम खत्म। टू प्रूव, तो लाइनें सारी बिठा देते हैं ऊपर तक बच्चे। बोर्ड आ रहा है क्या यहाँ तक? यस सर, ऊपर तक। टू प्रूव R is the subset of I dash। अब थ्योरम में बस ये प्रूव करना रहेगा, R किसका सबसेट हो जाए, I dash का। कंसेप्ट बताओ A को B में बिठाने का, इससे कुछ मांग लो और कुछ ना कुछ करके वही चीज इसमें मांग लो। तो हमने लिया let for all x belongs to R to prove for all x belongs to I dash। ये इनवर्स नहीं है बच्चे, I डैश है। हमने x नाम का बंदा R से मांगा, वो प्रूव करना है कि वही x किस में हो जाए, I डैश में। अगर बैठ गया तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बच्चे यहाँ तक आने के बाद इस बोर्ड पे देख लो, समझ आ जाए तो नोट कर लेना, नहीं तो फिर लिख लेना। हाँ बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक कैसे बिठाएंगे और आराम आराम से बिठाएंगे। पहले बताओ, इसको इसमें बिठाने का कंसेप्ट तो पता है ना हमें, इससे कुछ मांगा और वही चीज किस में बिठानी है, इसमें। अब वो लॉजिक्स यूज कर रहे हैं जो मैंने आज आपसे ही बोले थे, अगर कोई चीज बड़े के पास हो तो वो छोटे के पास होना जरूरी नहीं है, कोई चीज बड़े के पास हो तो वो छोटे के पास होना जरूरी नहीं है। तो सुनो मैंने कैसे लॉजिक यूज किया, ये लाइन लेकर चले ना, कोई चीज इसके पास है, कोई चीज बड़े के पास है तो वो छोटे के पास होना जरूरी नहीं है। तो बच्चे मैंने इससे x नाम का बंदा मांगा हुआ है, x R में है और लिख दिया वो x ऐसा एलिमेंट है जो I के पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो R के पास है पर I के पास नहीं है, क्योंकि I तो बहुत छोटा है किससे, R से। तो जो चीजें R के पास है वो जरूरी नहीं है किसके पास हो, I के पास। तो हमने नाम दे दिया कि जो x एलिमेंट हमने बुलाया है वो R में तो है ही, वो तो लेकर चले ही है, पर किस में नहीं है, I में नहीं है। तो लिखा let x belongs to, कोई नोट मत करो, सिर्फ देख लो, होने के बाद बस नोट कर देना बच्चे। ये एक लाइन समझने वाली है, x को किस में लेकर चले, R में। सच है इस प्रकार कि वो x नाम का एलिमेंट किस में नहीं है, I में नहीं है। अब अगर x I में नहीं है तो बच्चे अरे ईमान इधर देख लो बच्चे, बाद में तुम्हारी सारी डिस्कशन कर लेंगे, आज अपने फ्री हैं संडे को, कहीं नहीं जाना अपने को। हाँ जी बच्चे, स्मॉल h किस में नहीं है, कैपिटल H में। प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर स्मॉल h किस में नहीं है, कैपिटल H, तो आप लिख सकते हो कैपिटल H प्लस स्मॉल h नॉट इक्वल टू कैपिटल H। नॉट इक्वल टू अच्छा सेट है इसलिए नॉट। हाँ बोलो बच्चे, ये प्रॉपर्टी होती है बच्चे, लगवाना मेरे को। अगर स्मॉल h नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, I प्लस x नॉट इक्वल टू y। अरे कोशिएंट रिंग की जीरो एलिमेंट क्या होती है, I प्लस जीरो यानी I। इसको शब्दों में क्या पढ़ोगे, बस अगर ये तुमने कर दिया थ्योरम खत्म। आइडेंटिटी इक्वल या मतलब बात सही कह रहे हो, और इसका अच्छा शब्द बोलो क्या होगा, x I plus x is a non-zero element of R upon I। R upon I का जीरो एलिमेंट किसको बोलते हैं, I plus जीरो। I plus x कहता मैं किसके इक्वल नहीं हूँ, I के इक्वल नहीं हूँ। I R upon I का कौन सा एलिमेंट होता है, जीरो एलिमेंट। क्योंकि I plus x कहता मैं R upon I के जीरो एलिमेंट के बराबर नहीं हूँ, तो मैं कैसा एलिमेंट हूँ, नॉन जीरो। शब्दों का खेल है बच्चे, ये लिखा, इसको अगर पढ़ने का तरीका तुम्हें पता है तो लिख दी मैंने, I plus x is a non-zero element of R upon I। बोलो समझ में आई कि नहीं, लिखो मत, अभी पूरी थ्योरम नहीं देखने वाली है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। इसको पढ़कर मैंने क्या लिखा, that means I plus x is a non-zero element किसका, R upon I। क्योंकि जो भी I प्लस इसकी फॉर्म में होते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं, R upon I। और साइड में हम अपनी याददाश्त के लिए लिखेंगे जरूर कि I जो होता है
वो कौन सा एलिमेंट होता है? जीरो एलिमेंट ऑफ R अपॉन I। पहले तो बस ये लाइन लिखना सीखे क्या? तो I प्लस x कैसा एलिमेंट हो गया बच्चे? नॉन जीरो। अब ध्यान से सुनो, हम रिलेशन लेकर चले हैं कि I किस में बैठा है? I डैश में, और मानकर चले हैं कि I और I डैश बराबर नहीं है, तो बड़ा कौन है? I डैश। इसमें भी वही लॉजिक लगाया कि I डैश के पास जो एलिमेंट होगा, जो चीज बड़े के पास होगी, वो छोटे के पास होनी जरूरी नहीं है। तो कोई Y एलिमेंट बुला लिया। कौन बुला लिया? Y, जिसको किस में मान लिया? I डैश में, और ऐसा मान लिया कि वो Y इस बड़े के पास तो है पर इस छोटे के पास नहीं है। तो देखना लाइन लिखी, लेट कोई स्मॉल y नाम का बंदा किससे मांगा? I डैश से, सच दैट जो चीज बड़े के पास हो वो छोटे के पास होना जरूरी नहीं है। तो y किस में नहीं लेकर चले? I में नहीं लेकर चले। फिर वही वाली प्रॉपर्टी बच्चे, स्मॉल h अगर नॉट बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल H, देयरफॉर कैपिटल H प्लस स्मॉल h नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H। बच्चे पढ़ना, अगर स्मॉल h इस कैपिटल H में नहीं बैठा तो क्या लिख सकते हो? I प्लस y नॉट इक्वल टू I। फिर पढ़ना सीखो इसको। I कौन सा एलिमेंट होता है? नॉन जीरो, जीरो एलिमेंट। I को कौन सा बोलते हैं? जीरो एलिमेंट। और I प्लस y कहता है मैं जीरो एलिमेंट के बराबर नहीं हूँ, तो I प्लस y भी कौन सा एलिमेंट हो गया? जीरो। तो मैंने क्या लिखा? That means I प्लस y is also नॉन जीरो एलिमेंट किसका? R अपॉन I, क्योंकि इस टाइप के सारे एलिमेंट कौन ही रखता है? R अपॉन I। तो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R अपॉन I। सिमिलरली किसी Z नाम के बंदे को बिठाऊंगा बड़े सेट के पास, और वो बड़ा सेट में है तो वो छोटे में होना जरूरी नहीं है। तो बारी बारी लाइनें नहीं, सीधा एक चीज और लिख रहा हूं। सिमिलरली कोई I प्लस Z नाम का बंदा भी हमने ऐसे ही करके क्या प्रूव कर दिया? नॉन जीरो एलिमेंट किसका? R अपॉन I। नामों से कंफ्यूज मत होना, नाम कुछ मर्जी ले सकते हो, पर हमने तीनों चीजें लाइनें जो है वो लॉजिकली लिखी है कि वो एलिमेंट अगर बड़े के पास है तो जरूरी नहीं है वो किसके पास हो? छोटे के पास। और उस बिहाफ पे ये चीज बनी, और इस चीज के हिसाब से आप कह सकते हो कि वो कैसा एलिमेंट है? नॉन जीरो एलिमेंट किसका? अब बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन की थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ का सिंबल था, और उसका मीनिंग ये होता है कि जो चीज गिवन है उसका यूज करना जरूरी है। अब मैं कर लेता हूं, क्वेश्चन में गिवन क्या था? R अपॉन I इज अ फील्ड, और हमने थ्योरम पढ़ी हुई है एवरी फील्ड इज एन आईडी। एवरी फील्ड इज एन आईडी। अगर एवरी फील्ड इज एन आईडी तो R अपॉन I फील्ड के साथ साथ क्या है? आईडी। और अगर R अपॉन I आईडी है तो उसमें कितनी प्रॉपर्टी है? तीन। कम्यूटेटिव और रिंग विजिबिलिटी तो सेम है। एक और कौन सी है? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। थ्योरम का लास्ट थिंग, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की कौन सी डेफिनेशन है? सेकंड। अब बच्चे बस ये एक लाइन, उसके बाद थ्योरम तो कहीं नहीं रुकती अपनी। लाइन क्या यूज कर रहा हूं? क्योंकि R अपॉन I फील्ड है, हर एक फील्ड आईडी होता है, तो R अपॉन I आईडी है। R अपॉन I आईडी है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। उसकी भी दूसरी डेफिनेशन, अगर कोई दो एलिमेंट नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो। हमारे पास नॉन जीरो तीन एलिमेंट है, कौन कौन से? I प्लस x इज नॉन जीरो, I प्लस y नॉन जीरो, I प्लस z नॉन जीरो। एक बार सुनना बच्चे, डेफिनेशन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की ये होती है a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो, तो a डॉट b आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। शब्दों को पढ़ो, ये कौन सा एलिमेंट? नॉन जीरो। ये कौन सा एलिमेंट? नॉन जीरो। और ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो एलिमेंट के इक्वल नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में पढ़ो तो किन्हीं दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? नॉन जीरो एलिमेंट के। सुनो, बड़ी शानदार थ्योरम, बड़ी समझने वाली डेफिनेशन है बच्चे, बुक में कुछ नहीं लिखेगा, वो अपने को ही समझनी है। ध्यान से सुनो क्या बोल गया मैं। पहले तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन होती है क्या? इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे कैसे? ये एलिमेंट कैसा है? नॉन जीरो। ये एलिमेंट कैसा है? दिख नहीं रहा क्या वहां पे? लो, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या होती है? a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो, तो a डॉट b आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर कोई रिंग के दो एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं आता।
उनका प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो किसके बराबर आता है? नॉन जीरो। किसी नॉन जीरो के बराबर आएगा। इन दोनों नॉन जीरो का अगर प्रोडक्ट करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो जीरो के बराबर नहीं आएगा तो किसके बराबर आएगा? नॉन जीरो के बराबर आएगा। नॉन जीरो के क्या आएगा? बराबर। जीरो के तो बराबर नहीं आएगा तो बराबर किसके आएगा? नॉन जीरो। कितने एलिमेंट नॉन जीरो हैं? 3, i plus x, i plus y और i plus z। तीनों नॉन जीरो हैं तो इन दो, ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, दोनों नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके? किसी नॉन जीरो एलिमेंट के। और किस नॉन जीरो एलिमेंट के इक्वल होगा? i plus x। अब तुम कहोगे ऐसे तो फिर ये क्यों नहीं लिखा? i plus z into i plus x बराबर i plus y लिख सकते थे, पर क्वेश्चन में जहां पर ये कंसेप्ट x लेकर चले और x को बिठाना है तो उसको अलग से रखना है RHS में और बाकी दोनों का क्या करा देना? प्रोडक्ट। अब एलिमेंट रट्टे मार के मत जाना, पेपर में एलिमेंट रट्टे मार के जाओगे फिर तुम्हें यही रहेगा वहां पर कुछ ऐसा था x y z था। क्या लॉजिक याद करवाया है कि जो यहां से मांगकर और उसको बिठाना चाहते हो उसको RHS में रख देना, बाकी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट को LHS में। अब मुझे नहीं पता बच्चे ये लाइन तुम समझोगे या नहीं, अगर समझ गए तो हो गई थ्योरम। बस अब तो बकवास लिखनी है मैंने सारी। लिखो सर। करो तुम यहां तक लिखो। अरे बड़ी समझने वाली थ्योरम थी आज की, और आज इसलिए तुम्हें संडे को बुलाया और आज छुट्टी नहीं की क्योंकि मुझे पता था ये टाइम खाएगी बच्चे, उस हिसाब से बुलाया था तुम्हें आज। लिख दो यहां तक, उसके बाद मैं वहां लिखूंगा बच्चे क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है। इसके नीचे ये लाइन तो लिखो, क्योंकि r upon i इज अ फील्ड गिवन है ये कि r upon i एक फील्ड है इस केस में, और हम जानते हैं प्रीवियस थ्योरम से, वी नो दैट, हम जानते हैं एवरी फील्ड इज एन आईडी, एवरी फील्ड इज एन आईडी इंटीग्रल डोमेन। सो r upon i फील्ड है तो वो आईडी भी होगा, इज एन आईडी। और अगर ये आईडी है तो इसमें रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर वाली डेफिनेशन क्या होगी? सेटिस्फाई। बोलो यहां की शब्द होते हैं बच्चे। So r upon i has, so r upon i has ring without zero divisor। तो उसके पास ये वाली प्रॉपर्टी होगी ही होगी। साइड में मैंने तुम्हारे लिए r के लिए डेफिनेशन लिखी। अगर r एक आईडी होता है तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन होती है a नॉट इक्वल टू जीरो, सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, b नॉट इक्वल टू जीरो तो a डॉट b नॉट इक्वल टू जीरो। यानी अगर कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो के इक्वल नहीं होगा। जीरो के इक्वल नहीं होगा तो किसके इक्वल होगा? नॉन जीरो के। तो बच्चे हमारे पास तीन बंदे नॉन जीरो हैं, i plus x, i plus y और i plus z। पेपर में ध्यान क्या रखना है? जो यहां से x मांग कर चले हो तो वो वाली चीज हमेशा किसमें रखनी है? RHS में। तो यहां पर लिखा मैंने here i plus x भी हमने दिखाया है कि वो i के बराबर नहीं है, यानी i plus x एक नॉन जीरो एलिमेंट है। i plus y को भी शो किया है कि वो भी i के बराबर नहीं है, एंड i plus z को भी शो किया है वो भी i के बराबर नहीं है। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी से, बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इन r upon i में लगा रहा हूं प्रॉपर्टी, तो जो दो नॉन एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा किसी नॉन जीरो एलिमेंट के, क्योंकि ये बोल रहा है दो का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब वो किसके इक्वल होगा? नॉन जीरो के। तो बच्चे a में तो रख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, मैं एक बार एज इट इज ये करके लिख रहा हूं बच्चे। इस लाइन का मीनिंग होता है a डॉट b, पेपर में ये लाइनें नहीं लिखनी है, तो सीधा रिजल्ट लिखना है जो मैं तीसरी लाइन लिख रहा हूं, इक्वल टू नॉन जीरो। ज्यादा बेटर समझ पाओगे। a में क्या है बच्चे? i plus y, b में क्या है? i plus z, और वो बराबर होगा किसी नॉन जीरो एलिमेंट के, और नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? i plus x। तो बच्चे तीनों के नीचे एलिमेंट्स लिख दिए, i plus, अरे नीचे दो दिया, चलो नहीं है वो, सॉरी, i plus x y, a में तो लिखा i plus y डॉट, b में लिखा i plus z, और इक्वल टू होगा नॉन जीरो एलिमेंट, और नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा माना हुआ है? i plus x। तो ये लाइन लिखी है बच्चे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की सेकंड डेफिनेशन से। बस ये कोशेंट रिंग की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? i plus yz। तो लिखा
बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोशेंट रिंग, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोशेंट रिंग इस बंदे को डेफिनेटली लिख सकते हो बच्चे I प्लस वाई जेड किसके बराबर है? I प्लस एक्स के। बच्चे प्लस का एक्स इधर आकर किसका हो गया? माइनस का। कहने का मतलब दोनों तरफ माइनस एक्स जोड़ दिया तो I प्लस वाई जेड माइनस एक्स बराबर I। एक प्रॉपर्टी जो पता नहीं कितनी बार लगा दी, x प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H, देयरफॉर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। यहां से बोलो I यानी h प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H, तो ये स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो yz माइनस x किस में चला गया? I में। सो yz माइनस x बिलोंग्स टू I। थ्योरम में I किसके अंदर बैठा था? I डैश में। चेक करो, थ्योरम में लेकर चले गए I बैठा है I डैश में और I डैश बैठा है R में। तुम्हारे लिए मैं पूरी लाइन लिख देता हूं क्योंकि हम लेकर चले हैं I कंटेनिंग I डैश कंटेनिंग R। एक छोटी सी बात सोच के बताओ बच्चे, ये बंदा किसमें है? अगर ये बंदा छोटे के पास है तो बड़े के पास होगा। अगर ये बंदा I में और I किस में बैठा है? I डैश में, तो क्या ये बंदा I डैश में भी होगा? और एक जीरो डिवाइस जो लिख दिया आपने, रिंग विदाउट आएगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, डिवाइजर इन R कौन आएगा? वो तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर ही होगी डेफिनेशन। अच्छा अपने यहां पर थे बच्चे, ये बंदा अपने आप किस में बैठ गया? I में। जो चीज I के पास है वो पक्की बात है किसके पास होगी? I डैश के पास होगी। जो चीज छोटे के पास है वो बड़े के पास तो होगी। सो लिख सकता हूं yz माइनस x किस में चला गया? I डैश में। इक्वेशन नंबर अभी तक कोई दी नहीं शायद, तो इसको दे दो 1। yz माइनस x कहता मैं पक्की बात है किस में बैठा हूं? I डैश में, इस रीजन से क्योंकि I किस में बैठा है? I डैश में। तो जितने एलिमेंट भी I के पास है वो सारे किसके पास होंगे? I डैश के पास। अब क्वेश्चन में देखकर बताओ y कहां से आ रहा था? y लिखा हुआ है, कहां गया? y कहां से है? I डैश से। y क्वेश्चन में I डैश से और I डैश किस में बैठा है? R में। ऐसे ही मान लो ये I प्लस Z के लिए मैंने लिखा नहीं, अगर Z भी I डैश से आ रहा है मान लो, तो I डैश किस में बैठा है? R में, तो क्या Z R का हो गया? Z R का। और y कहां से आ रहा है? I डैश से। क्वेश्चन में I डैश को क्लियरली लिखकर चले हो कि वो आइडियल है। वो क्या है बच्चे? आइडियल। अगर आइडियल है तो उसमें कितनी बातें? 3, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल। बच्चे y कहां से आ रहा है? I डैश। और कोई z कहां से आ रहा है? R से। भाई इसके लिए भी लिखता मैं, तो जो चीजें I डैश के पास है और I डैश किस में बैठा है? R में, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी किस में है? R में। तो y तो आ रहा है कहां से? I डैश से। z कहां से आ रहा है? R से। R क्वेश्चन में क्या है? रिंग। और I डैश क्वेश्चन में क्या है? आइडियल। तो बच्चे बाय डेफिनेशन ऑफ राइट आइडियल, बाय डेफिनेशन ऑफ राइट आइडियल yz किस में होगा ही होगा? I डैश में होएगा ही होएगा। I डैश आइडियल है तो वो लेफ्ट भी है और राइट भी। y कहां से आ रहा है? I डैश से। राइट आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर ये बंदा आइडियल है तो बच्चे इससे तो क्या मांग लिया? y, और रिंग से क्या मांग लिया? z, और रिंग के एलिमेंट को राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आइडियल बनेगा? राइट आइडियल। क्योंकि I डैश आइडियल है तो वो राइट आइडियल की डेफिनेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। yz किस में चला गया? I डैश में। अब सुनना, ये बंदा किस में है? yz भी अभी लिखूंगा किस में चला गया? I डैश में। अल्फा I डैश का, बीटा I डैश का, I डैश क्वेश्चन में आइडियल है तो अल्फा माइनस बीटा भी किस में होगा? I डैश में। तो उन दोनों का माइनस भी किस में होगा? I डैश में। और जैसे मैं ये चीज करूंगा बच्चे तो अपने आप रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, स्मॉल x बिलोंग्स टू I डैश। और अगर ये लाइन प्रूव हो गई तो बच्चे इसका मतलब ये इसमें बैठ गया। दोनों केसों से दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गई, तो बीच वाली चीज खत्म हो गई। बीच वाली चीज खत्म हो गई तो I सीधा किस में बैठ गया? R में। तो I क्या कहलाएगा? x में बैठेगा। अब बोलो बच्चे। सर ये आपने I + y * y + z = I + x लेट नहीं है? हां, लेट नहीं किया। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की इस डेफिनेशन में वैल्यू रखी है। हां सर, एक बात मान लो a 5 है, b 6 है, a 5 है, b 6 है, b 6 है और x 10 है, x 10 है। अरे सेट रिंग भी तो बनाना चाहिए। ऐसे अपनी मर्जी से 5 10 15 न्यूमेरिकल वही कर रहे हैं, अलजेब्रा कर रहे हैं। जो एलिमेंट बुला रहे हो वो रिंग की सारी प्रॉपर्टियों को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। वो उसमें और भी एलिमेंट है रिंग के। नहीं सोच पाओगे इतना। रिंग के और भी एलिमेंट मतलब है उसमें। जितने मर्जी ले लेना। R से लेना मतलब R में और भी नहीं होंगे। हां, R में कई सारे होंगे। और भी हैं। तो बहुत सारे हैं। उसमें से एक ही है, जैसे आपने यहां पे हाँ। मैं कह रहा हूं। हां, बुला लिया। वैसे एक एक एलिमेंट लिया है। बुलाए। तो उस हिसाब से तो सर आएगा नहीं।
कैसे नहीं आएगा? तुम बोलो क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ देखो वो रिंग है उसमें रिंग है। एक एलिमेंट है सारे एलिमेंट नहीं है x जो i plus x की एलिमेंट तो बोलो 10 मान लो उसके 10 किस में लूं? i plus x को i plus x को 10 मान लो। एक बार मान लो ठीक है, ये रिंग से ये सेट है, ये एलिमेंट है। i upon i सेटों के साथ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ये कोसेट्स बोलते हैं इनको वैसे। नहीं x एलिमेंट है x एक एलिमेंट हाँ, है बस वो और set। i पूरा का पूरा सेट है। हाँ तो एक एलिमेंट उसमें मिल जाएगा एक और हाँ तो एलिमेंट कैसे जोड़ेंगे? एलिमेंट जोड़ रहे हैं ऐसे, कोई यूनियन वही कर रहे हैं, सेटों के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे नहीं सोच पाओगे बच्चे जो चीज तुम सोच रहे हो i plus x is equal to 10, ऐसे कैसे 10? ऐसे कैसे 10? राइट है तुम समझ नहीं रहे, इसमें कहाँ लिखा हुआ है r is a ring of real number? लिखा हुआ है फिर कैसे इक्वल कैसे ले r is a ring of real number, पहले ये बताओ लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो फिर 10 5 कैसे बोल रहे हो? चलो वैसे एग्जांपल सभी की बात कर रहे हैं। फिर भी कैसे इक्वल कैसे ले रहे हो ऐसे नहीं होता बच्चे, जैसे तुम सोच रहे हो आई एक सेट है पूरा का पूरा, उस सेट में किस टाइप की फॉर्म बनी हुई है हमें नहीं पता। इनको इस तरीके से assumption करना तो रॉन्ग है कि आप i plus x को ऐसे क्या ट्रीट कर रहे हो 10 ऑपरेशन मल्टीप्लाई फिर वो वैसे डिफाइन नहीं होगा उसमें। जो एलिमेंट बिठा रहे हो वो बैठने भी तो चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी r upon i कोशेंट रिंग भी तो है, तो कोशेंट रिंग की तीनों और उसकी कोशेंट रिंग की खुद की दोनों प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई। जो एलिमेंट तुम बना रहे हो सकता है वो कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अब वो कैसे देखें? कितना का देखें खोल के? सोच ही नहीं सकते बच्चे, ऐसे से नहीं सोच सकते जैसे तुम एलिमेंट बनाने की कोशिश। तुम तो ये सोच सकते हो जो लाइनें लिख रहे हैं वो लॉजिकली लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, उनमें ऐसी बकवास लिख रहे हैं, कुछ लॉजिक लिख रहे हैं, वहां लॉजिक लिख रहे हैं। अब जैसे ये लॉजिकली लिखा, नॉन जीरो लिखा बट क्या बताऊं कुछ और भी उसके तो बच्चे वही कह रहा हूं ना, तो फिर वो सारी चीजें डेफिनेशन में कोई ऐसा सेट दे रहा हो ना, फिर उसमें देख सकते हैं कि ये सब चीजें हो रही है। पहले वो सेट बनाओ, ऐसे एलिमेंट डायरेक्ट नहीं सोच सकते। लिखे ना चीज में, लिखो इसके बाद। हाँ जी बच्चे, ये बंदा तो ऑलरेडी किसका बन चुका? i डैश, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद y कहां से मांगा हुआ है? i डैश। लिखो सिंस y बिलोंग्स टू i डैश और z भले ही i डैश का हो पर i डैश किस में है बच्चे? r में, तो z ऑलरेडी कहां से आ रहा है? r से, तो साइड में सीधा लिख सकते हो z हमने r से बुलाया। और क्योंकि i डैश इज एन आइडियल ऑफ r, अरे बच्चे बात नहीं, i डैश इज एन आइडियल ऑफ r, इसको भी याद रखने का तरीका बताता हूं। यहां तक बैठ चुका है ना i डैश में, अब तुम्हें कैसे भी करके इस yz को भी किसमें बिठाना है? i डैश में, तो अपने आप याद आ जाएगा कि y तो बुलाया हुआ है i डैश से और z कहां से बुलाया हुआ है? r से। और i डैश आइडियल है किसका? r का, तो बाय डेफिनेशन ऑफ राइट आइडियल, बाय डेफिनेशन ऑफ राइट आइडियल इन i डैश, क्योंकि i डैश आइडियल है तो वो i डैश की तीनों आइडियल की तीनों प्रॉपर्टी क्या करेगा? सैटिस्फाई। तो बच्चे yz जाकर किसमें बैठ गया? i डैश में, इक्वेशन नंबर 2। ये बंदा भी इसमें, ये बंदा भी i डैश में। i डैश क्वेश्चन में क्या है? आइडियल, तो अल्फा माइनस बीटा भी किसमें होगा? i डैश में। तो लिखें क्योंकि i डैश इज एन आइडियल ऑफ r, इज एन आइडियल ऑफ r, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा माइनस बीटा भी किसमें होगा? i डैश में। yz माइनस x बिलोंग्स टू i डैश। बच्चे माइनस को अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो yz से माइनस yz क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो x किस में चला गया? i डैश में। और चेक करो जो लाइन प्रूव करनी थी वो यही थी, हम x r का लेकर चले थे और करते कराते x को किस में बिठा दिया? i डैश में। और अगर चला गया तो दैट मींस r is the subset of i डैश। पहले केस में i डैश सबसेट था r का, दूसरे केस में r सबसेट हो गया i डैश का, दोनों केसों से दोनों क्या हो गए? इक्वल। फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकंड आप कह सकते हो i डैश इज इक्वल टू r। और अगर i डैश और r इक्वल हो गए तो बीच वाली चीज क्या होगी बच्चे? खत्म। और अगर बीच वाली चीज खत्म हो गई तो i सीधा किसमें चला गया? r में। So I direct containing R, so I is maximal ideal, I is maximal ideal of R। उसमें से उसको क्यों उठाया बच्चे? फिर जो एलिमेंट मानकर चले उसको अगर बिठाना है तो थोड़े से ऑपरेशन दिमाग में रखने पड़ेंगे, उस फॉर्म को एग्जैक्ट बिठाना है। जस्ट एलिमेंट है और कुछ नहीं है बच्चे। बड़ी लॉजिकल थ्योरम थी बच्चे, अगर लॉजिकली इसको समझियो
अगर समझे ही नहीं और रटना ही है तो फिर बात अलग है, बच्चे फिर लिखी हुई तो साफ साफ रटा तो नहीं कौन सी इक्वेशन दी है अल्फा आई डैश का बीटा आई डैश का और आई डैश आइडियल है तो अल्फा माइनस बीटा तो किसका होगा आई डैश का। अब बच्चे मुझे एक बात तो ये बताएं कि कॉम्प्लेक्स की बुकिंग किन्होंने करनी है, क्योंकि फिर टाइम उस हिसाब से हम चालू करेंगे। तो मैं तो कॉम्प्लेक्स की एक कर दी एक बार करनी किसने है बस वो बताओ मेरे को कॉम्प्लेक्स 1 2 कॉलेज से डिग्री उन्होंने हाँ तो आपने करनी है ना, फिर हाथ खड़ा करो ना बच्चे 3 4 5 5 7 बच्चे हैं मतलब आइडियल वाले, तो देखते हैं फिर कोई और है कॉम्प्लेक्स वाले। अच्छा आप ये बताओ वेक्टर स्पेस, हाँ इनको भी बताना है बच्चे। वेक्टर स्पेस की वैसे मैं 2 यूनिट ऑनलाइन वीडियोस डाल चुका हूँ, पर तुम्हें ऑफलाइन मोड पे करनी है, ऑफलाइन मोड पे करनी है। चलो ठीक है कंटिन्यू वेक्टर स्पेस ही खींचते हैं वेक्टर स्पेस। कल से वेक्टर स्पेस लेके आएंगे। कल पहले आइडियल वो वाला काम ना आइडियल वाले वेक्टर उसमें पहले वो करो उसके बाद में करो जब वो खत्म हो जाए